क्या लिखा है, प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन। किसको प्रिविलेज मिल रही है, किसको एग्जेम्पशन मिल रही है, प्राइवेट कंपनी। अभी हमारा टॉपिक प्राइवेट कंपनी का ही चल रहा है। हेडिंग साफ साफ बोलती है सबसे पहले क्या प्रिविलेज है। पहली प्रिविलेज क्या है, इजी टू फॉर्म। भाई एक तरफ पब्लिक कंपनी, एक तरफ प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी को बहुत सारे कंप्लाइंसेस, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है। कंपैरिजन वाइज प्राइवेट कंपनी क्या है, जल्दी बन जाती है। तो ये एक तरीके से प्रिविलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ कंपनी। हेडिंग क्या बोल रही है, चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंटेन द प्रोविजन फॉर दी, क्या लिखा है, एंट्रेंचमेंट। अब ये एंट्रेंचमेंट क्या है, to the effect of that specified provision may alter only if the condition procedure at that more restrictive than the applicable in case of the special resolution are met। यहाँ पे entrenchment clause अभी एक concept होता है, इस concept को पहले समझेंगे फिर ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। एंट्रेंचमेंट क्लॉज एक आर्टिकल में क्लॉज होता है, ठीक है, जिसमें क्या दिया जाता है, गिव एडिशनल लीगल सेफगार्ड बाय प्लेसिंग। वापस अभी हम क्या समझ रहे, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है। इससे पहले क्या हेडिंग है, हेडिंग क्या पढ़ रहे थे हम, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेजेस है, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जेम्पशन है। ठीक है, पहली एग्जेम्पशन हमें क्या दिखी, इजी है, कंपैरिजन टू पब्लिक। ठीक है, फिर क्या बोला, अब हम आर्टिकल आर्टिकल को चेंज करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल को चेंज करने वाली बात में इन्होंने एक कंसेप्ट दे रखा है, वो कंसेप्ट क्या है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एक तरीके से आपको क्या देता है, एक एडिशनल लीगल सेफगार्ड देता है बाय प्लेसिंग अ क्लॉज very strong position that cannot be changed easily or addition to provision which make the certain amendments either more difficult या फिर जो भी encumbrance है by way of the procedure check and safeguard all the members private company required to agree for entrenchment clause in the article। समझना, मैंने आईटेक्स कंपनी का एक आर्टिकल बनाया, इस आर्टिकल में मैंने एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला। ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मैंने क्यों डाला, ताकि ताकि मेरी पोजीशन यहाँ पे एकदम पक्की रहे। मैंने कहा कल को कोई भी मेरी कंपनी को अगर खरीदेगा, कल को मेरी कंपनी को कोई भी कल को खरीदेगा तो एक बार मुझसे तो पूछा जाना चाहिए। ऐसा क्लॉज मैंने खुद से आर्टिकल में डाल दिया। मतलब ये एक तरीके से क्या कर रहा है, मुझे बचा रहा है। मैंने क्लॉज डाला जिससे क्या हो सकती है, कोई भी कंपनी आगे चल के मर्जर हो, कोई भी कंपनी एक दूसरे को खरीदे, तो मैंने जानबूझकर ऐसा क्लॉज डाला कि भाई मुझसे पूछे बिना, मेरी सहमति के, मेरी परमिशन के ये आप काम नहीं कर सकते। तो जब भी आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपकी है, इसमें आप अपने हिसाब से क्या डाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हो। एंट्रेंचमेंट क्लॉज मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन जो एक तरीके से क्या करता है, कंपनी को बचाता है, कंपनी को सेव करता है। लेकिन जब ये आप क्लॉज डालते हो तो इसमें क्या होना चाहिए, सारे प्राइवेट लोग की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। कि बाकी मेंबर्स भी हाँ बोल रहे हो ना, रॉकेट सर, अभिषेक सर भी हाँ बोलोगे, ठीक है हम आपसे पूछेंगे, उनकी अगर सहमति होगी तभी मैं इस टाइप का खतरनाक वाला क्लॉज डाल पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। मतलब रॉकेट सर ने बोल दिया चलो हाँ हमारे सहमति है, हम हाँ बोल रहे हैं खरीदने के लिए, अभिषेक सर बोल रहे हैं हाँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने अगर ना बोल दिया तो ये काम होने वाला नहीं है। तो इस टाइप के प्रोविजन डालने के लिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा आसान होता है। क्यों, क्योंकि आपस के लोग हैं, पूछ लो। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की बहुत डिटेलिंग है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। बस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंट्रेंचमेंट जैसा प्रोविजन भी ऑल्टर करना यहाँ पर क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, इसकी डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है, अगर एक पब्लिक कंपनी में इशू लेके आ रहे हो और एक प्राइवेट कंपनी, अरे भाई प्राइवेट कंपनी तो इशू लेके नहीं आ सकती, लेकिन अपने प्राइवेट लोगों के लिए तो लेकर आ सकती है ना। तो कंप्लाइंसेस ज्यादा किस में होंगे, पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में कंप्लाइंसेस ज्यादा, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई लेसर कंप्लाइंसेस है इश्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, किसे क्लोज करने की बात कर रहे हैं, क्या होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। वापस एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है जिसमें सारे मेंबर्स के नाम है। अब उसमें इंडेक्स अलग होता है, इसे सिंगल इंडेक्स नहीं बोल सकते हो। आपकी एक बुक है, इस बुक में सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन उस चैप्टर के साथ इंडेक्स दे दिया। हमने वहां जो कंसेप्ट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि भैया रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर क्या होना चाहिए, इंडेक्स। रजिस्टर तो होगा, कभी कभी इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स कब नहीं होगा, जब मेंबर 50 से कम हो गए, लेकिन रजिस्टर तो रहेगा ना। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से दिमाग में इंडेक्स नहीं आना चाहिए, इंडेक्स तो उसका एक छोटा सा पार्ट है।
रजिस्टर ऑफ मेंबर तो वो पूरा रजिस्टर है, लेकिन आज के टाइम पे फिजिकल नहीं दिखेगा, लेकिन बस इमेजिनेशन अभी आपकी क्या होनी चाहिए, फिजिकल वाली रजिस्टर की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, क्लोजर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर या फिर डिबेंचर होल्डर। अब क्या डिबेंचर होल्डर का भी रजिस्टर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अदर सिक्योरिटी होल्डर का भी होता है? बिल्कुल होता है। तो सबके सबके क्या होते हैं, रजिस्टर मेंटेन होते हैं। आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर से पता चलेगा। आपकी कंपनी में कितने डिबेंचर होल्डर है, ये डिबेंचर होल्डर क्या होता है जरा बताओ। चलो पढ़ लिया। तो कुल मिलाकर क्या लिखा है इसके अंदर की डिटेलिंग क्या बोलती है। अगर आपकी नॉर्मल पब्लिक कंपनी है तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा, जैसे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपना रजिस्टर बंद करने से पहले। ये रजिस्टर बंद करने वाली बात कहां से आ गई बच्चों, यहाँ प्राइवेट कंपनी के ना बहुत सारे एग्जेम्पशंस बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको डिटेल प्रोविजन पता नहीं है। डिटेल प्रोविजन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लिक होता जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज अभी एक थोड़ा सा प्रोविजन आपको बता रही हूँ, समझना। आपने देखा है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आप लोग खरीद सकते हो, हाँ खरीद सकते हो। अब रजिस्टर में आपका भी तो नाम आना चाहिए, लेकिन भाई तुम खुद सोचो, ये लिस्टेड कंपनी के कितने सारे शेयरहोल्डर्स होते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो एक समय आता है, एक टाइम आता है जिसमें हम क्या करते हैं, रजिस्टर को, अपने रजिस्टर को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, कि इसके बाद जितने भी ट्रांसफर हुए ना वो हम नहीं रिकॉर्ड करने वाले। क्यों नहीं रिकॉर्ड करने वाले, हमें बोनस देना है। हमें इस रजिस्टर में जिन मेंबर्स का नाम लिखा है उसे क्या देना है, बोनस देना है। तो क्योंकि अब हमें बोनस देना है और लिस्टेड कंपनी में मेंबर्स शेयर होल्डर्स इतने फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो हमें दिक्कत हो रही है कि भैया कौन है हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि हमें बोनस तो देना है, किसको देना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जांपल दे रही हूँ, इतनी डिटेल यहाँ पे लिखा नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे। बस आपको बता रही हूँ कि ये मेंबर के रजिस्टर को क्लोज क्यों करना पड़ रहा है, एक रीजन देके आपको बता रही हूँ, इसीलिए क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इतने आए दिन मेंबर्स हमारे बदलते जा रहे। तो मेंबर के रजिस्टर को हमने बंद किया, हमने कहा अभी एंट्री नहीं होगी। अब इस रजिस्टर में जितने लोगों का नाम है ना, उनका नाम निकालो, उन सबको क्या दो, बोनस शेयर्स अलॉट कर दो। उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस ओपन हो जाएगा, जिन लोगों ने ट्रांसफर किया है वापस से रजिस्टर में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन कुछ एक टाइम हमने बोला भैया 7 तारीख को जिस भी इंसान का नाम इस रजिस्टर में होगा उसको हम बोनस देंगे। ये एक एग्जाम्पल बोनस। राइट इशू समझते हैं, क्या होता है राइट इशू, एग्जिस्टिंग शोल्डर को देते हैं, वेरी गुड, एग्जिस्टिंग शोल्डर को देते हैं। अब हमें राइट इशू करना है, तुम लोग मेरे शोल्डर है, आधे लोगों ने बेच दिया, आधे लोगों ने क्या किया, बेच ही दिया। तो अब रजिस्टर में नाम किसका है किसका नहीं है ये कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए कुछ टाइम पीरियड के लिए हम रजिस्टर को बंद करते हैं। लॉजिक क्या है बंद करने का, लॉजिक क्या है कि फिक्स्ड हो जाए नंबर ऑफ मेंबर्स जिनको हमें ये फैसिलिटीज देनी है। तो कुल मिला के बस इन्होंने ये कहा है पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे और प्राइवेट कंपनी में क्या बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे क्या, लिस्ट है क्या प्राइवेट कंपनी, लिस्ट तो होती नहीं है वो। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी में फॉर्मेलिटीज कम है, बस वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम रजिस्टर क्लोज करेंगे प्राइवेट कंपनी का तो फॉर्मेलिटीज कम है, अब चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो चाहे वो अदर सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर। ठीक, हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है। लेसर कंप्लाइंसेस, कंप्लाइंसेस मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट करवाना। लेसर कंप्लाइंसेस रिलेटेड टू डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, किससे कंपेयर किया होगा, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कंप्लाइंसेस ज्यादा, डायरेक्टर को ज्यादा काम करना है, प्राइवेट कंपनी में कंपैरिजन वाइज कम। नेक्स्ट हेडिंग, किसका अपॉइंटमेंट, वुमेन डायरेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है डायरेक्टर की कंडीशन है, एक तो वुमेन डायरेक्टर होगी, ठीक है। सेक्शन 149 जब हम पढ़ेंगे 149 उसमें साफ लिखा है एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 100 करोड़ है, टर्नओवर कितना है 300 करोड़ और मोर है, तो साफ बोल दिया भैया आपको एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर तो रखनी पड़ेगी। आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन सारे लोग में क्या हो सकते हैं, विमेन्स भी हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि विमेन्स की बातें भी रिप्रेजेंट की जाए इस बोर्ड मीटिंग में। तो कंपलसरी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिनका पेड अप कैपिटल टर्नओवर इतना होता है उन्हें एक विमेन डायरेक्टर तो रखनी पड़ेगी। अगर एक रखनी पड़ेगी तो मतलब ये पब्लिक कंपनी की बात करें, मतलब प्राइवेट कंपनी की तो बात नहीं हो रही है। तो ये एग्जाम्पल देके बस आपको बता रहे कि भाई ये सारे काम ना प्राइवेट कंपनी को साफ बोल दे भैया तुम्हें छूट है, प्राइवेट कंपनी तुम्हें छूटे, तुम्हें कोई वुमेन डायरेक्टर रखने वाली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको बात बात में एग्जांपल देके बता रहे पब्लिक कंपनी को ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, जो प्राइवेट कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है,
जो सारे डायरेक्टर के काम को आके कंपनी में चेक करता है ना, इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले डायरेक्टर तो डिपेंडेंट है। तो साफ यहाँ पे बोल रखा है कि भाई अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहाँ करना है, पब्लिक में, प्राइवेट में जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन की एक पूरी लिस्ट होती है कि भैया कौन कौन सा जो डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्टर बनने लायक नहीं है। हो सकता है डायरेक्टर रहते रहते डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, या फिर जब उसे अपॉइंट किया जा रहा है तो एक बार चेक कर लो कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ कि कोई भी डायरेक्टर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो, भाई वो 7 साल की जेल की सजा, 7 या 10 साल की जेल की सजा काट कर आए, लगता है तुम्हें उसे डायरेक्टर बनाना चाहिए? एक डायरेक्टर है, ठीक है, जिसने दूसरी कंपनी में पैसा खाया तो वो वहां से निकल गया, अब हम उसे अपॉइंट करने जा रहे हैं, पैसे के मैटर में फंसा था। अब पैसे के मैटर में अगर वो फंसा है तो क्या उसे डायरेक्टर रखोगे? क्या नहीं। तो किन्हें डायरेक्टर हम नहीं रख सकते, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की एक पूरी लिस्ट होती है। एक डायरेक्टर जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? दिवालिया निकल गया। भाई डायरेक्टर अपने पैसों का मैनेजमेंट नहीं संभाल पाया, अब क्या कंपनी का खाक संभालेगा? तो हम ऐसे ही डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करने वाले। तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है डायरेक्टर की। प्राइवेट कंपनी में बाई इट्स ए बोले तो आर्टिकल, ठीक है, प्रोवाइड फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन एडिशन। इन्होंने क्या बोला है भैया, कंपनीज एक्ट तो बोलता है, कंपनीज एक्ट तो बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन के 6-7 पॉइंट दे रखे कि भैया ऐसे ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट मत करना, लेकिन प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशन पॉइंट्स और डाल सकती है। हमने प्राइवेट कंपनी को छूट दिया है कि भैया ये 7 पॉइंट है, जिस डायरेक्टर को आपको अपॉइंट नहीं करना है, 4-5 पॉइंट्स आपको और खुद से ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से क्या दिया है, उन्हें बेनिफिट्स दिए। हेडिंग बताओ नेक्स्ट। वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की ऑफिस खाली है। प्राइवेट कंपनी बाय इट्स एओ प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड्स फॉर द वेकेशन ऑफ द ऑफिस डायरेक्टर इन एडिशन। कुल मिलाकर जो ऑलरेडी लॉ में गिवन है, उसके अलावा प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशनल आर्टिकल में पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्या होता है की मैनेजर पर्सन? वाह वेरी गुड, इंपॉर्टेंट लोग बोलो ना। सीएसवी वन ऑफ देम होता है, ऑफिसर्स की पूरी लिस्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर, सीएफओ, ये सारे उन्होंने बोला है एज पर सेक्शन 203, ठीक, इज नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम्हें याद हो, अक्सर मैं आपको बताती थी, दो तरीके का सीएस बताती थी, एक होता था केएमपी और एक क्या होता था, होल टाइम सीएस रहता था। अब केएमपी किस में अपॉइंट होता था? एवरी लिस्टेड कंपनी और अदर जिसका पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ था, यही था ना। फिर होल टाइम की बात होती है, इन्होंने कहा कि भाई नोटिस करो, केएमपी की अगर मैं बात करूं, ये केएमपी किस में अपॉइंट हो रहा है? लिस्टेड कंपनी में और अदर लिस्टेड पब्लिक कंपनी। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है भैया, केएमपी अपॉइंट होता है लिस्टेड कंपनी में और किस में होता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। मतलब क्या ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है? तो केएमपी वाली फॉर्मेलिटी किस में नहीं लगती? प्राइवेट कंपनी। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में किसे अपॉइंट करना है? होल टाइम सीएस को तो अपॉइंट करना है। वो बस आपको यही फायदा बता रहा है कि भाई प्राइवेट कंपनी का अगर पेड अप 10 करोड़ है तो सीएस को अपॉइंट करो। कौन सा वाले सीएस को अपॉइंट करो? अपॉइंट होल टाइम सीएस। केएमपी आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी के एंड से देखोगे तो उसे फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि उसे बस सीएस रखना है, बाकी सारे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे लोग कौन थे? एमडी था, याद आ रहा है, सीएफओ था, उन्हें रखने की उसे जरूरत नहीं है। तो कंप्लाइंसेस थोड़े से कम है कंपेरेटिवली। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन। कंपनी के डायरेक्टर कंपनी को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे, मैनेजमेंट में। तो इन सब के रेम्यूनरेशन को क्या बोला जाता है? मैनेजर रेम्यूनरेशन। वापस, मैनेजर रेम्यूनरेशन क्या है? पूरे के पूरे डायरेक्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं उन सब की पूरी सैलरी सब कुछ मिलाकर, ठीक है, इन सब को हम बोलते हैं मैनेजर रेम्यूनरेशन। अब तुम लोग सब जानते हो ये कंपनी किसके कंट्रोल में? डायरेक्टर के कंट्रोल। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन ले रहा है? डायरेक्टर। डायरेक्टर बहुत होशियार, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब कंपनी का जितना प्रॉफिट है उसका 20% डायरेक्टर बोल रहा है मैं रखूंगा, 30% रखूंगा, 40 रखूंगा, 50 रखूंगा। भैया कंपनी तो उसके कंट्रोल में, मनमानी सैलरी अपने आप को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? ऐसे नहीं होने देंगे हम आपको। हमने आपका मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन डिसाइड कर दिया, दैट वाज 11%। डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। 11% ही है वैसे तो एग्जैक्टली exactly. एक
एक डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, सारे डायरेक्टर की जितनी भी रेम्यूनरेशन है सब मिलाकर मैक्सिमम वो कितना उठा सकता है? 11। वो चाहे तो पूरा 90% उठा लेगा, वो कहेगा कोई प्रॉफिट ही नहीं है, 11% ऑफ प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है। पूरा पेड अप कैपिटल लिमिट होती है, ठीक है। अभी एग्जांपल देके बस समझा रही कि 11% तक का ही वो उठा सकता है। लेकिन अगर उसे 11% से ज्यादा लेना है तो उसे पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? मेंबर से। और तुम्हें लगता है मेंबर बोलेगा? मेंबर भी काम देखेगा ना। काम ज्यादा कर रहा है तो भाई देने को हम तैयार है। काम ज्यादा इतना हो नहीं रहा है, पैसे क्यों तुम ज्यादा ले रहे हो? क्योंकि जितना ज्यादा वो सैल्यूट उठाएंगे तो वो एक्सपेंस दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। तो मेंबर से पूछना पड़ेगा, ऐसा लॉ बोलता है, ठीक है। अब इन्होंने फिर से हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या बोलता? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन, द टोटल मैनेजर रेम्यूनरेशन पेबल बाय द पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। किसकी बात हो रही है? पब्लिक कंपनी की। किसको देता है वो? अपने डायरेक्टर को। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी फाइनेंशियल शेल नॉट एक्सीडिंग, कितना लिखा है? 12%। 12% ऑफ किसका? नेट प्रॉफिट, जो भी उस फाइनेंशियल, लिखा मैंने 11 या तब भी पता नहीं क्यों बोलती है ना। 11%, 11% किसका? नेट प्रॉफिट, ठीक है। हाउएवर सच रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लोग है ना। पब्लिक, जनता, जनता को बचाने के लिए ज्यादा रूल्स रेगुलेशन किसको फॉलो करने हैं? पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी में ये सारी क्या दे रखी है? छूट। क्योंकि जनता का पैसा डायरेक्टर के पास है ना। अब प्राइवेट पर्सन लोगों का है, वो तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है ना, डायरेक्ट पकड़ लेगा भाई हमारे पैसे का क्या यूज हो रहा है बताओ। लेकिन जनता से तो साल में एक बार बड़ी मुश्किल से मिलना हो पा रहा है। अगर दूसरी जनरल मीटिंग होगी तो फिर हम देखेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलता है? क्या होती है एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है बच्चा? साल में एक बार मीटिंग होगी जिसमें सारे शोल्डर्स को बुलाया जाएगा और उनको पूरा चिट्ठा बताया जाएगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनके सामने रखा जाएगा कि भैया कंपनी ने यहाँ यहाँ पैसा लगाया, इतनी इतनी हमारी इनकम हुई है, ठीक है। रिपोर्ट। सेक्शन 121 provide private company not required to file report on the annual general meeting through the MGT 14 अनलाइक दी लिस्टेड। इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, लिस्टेड कंपनी में कौन आता है? पब्लिक कंपनी ना। पब्लिक कंपनी को एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी करनी है। क्या फॉर्मेलिटी करना है? एमजीटी, एमजीटी 15 एक फॉर्म का नाम है। इस फॉर्म को एक्स्ट्रा आपको फाइल करना पड़ेगा। अभी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है एमजीटी 7, एक होता है एओसी 4, ठीक है। ये दोनों हर कंपनी को देना होता है, ये दोनों हर कंपनी को देना होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला? लिस्टेड कंपनी को तो और क्या देना है? एमजीटी 15 भी देना है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या देना है? बस 2 देना है। कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी ना पब्लिक को करना है, लिस्टेड कंपनी को करना है, ना कि प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग काम ये किसके बता रहा है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी के बता रहा है, और फिर बता रहा है कि देखो ये तो प्राइवेट कंपनी को तो करने की जरूरत नहीं है, यही तो इसका फायदा है, यही तो इसकी छूट है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? कमिटी से कुछ याद आना चाहिए। क्या होती है कमिटीज? कौन सी कौन होती है इन कमिटीज के बारे में कुछ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स। हम सब डायरेक्टर्स, इन 4 को मैंने बोला तुम हो ऑडिट कमिटी, इन 4 को बोला कि तुम हो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी। हम सब है डायरेक्टर, लेकिन सारे के सारे डायरेक्टर एक ही काम को लेके क्या सब अप्रोच करेंगे? क्या नहीं। हमने डायरेक्टर्स का क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। हमने डायरेक्टर ये 4 लोग को मैंने ग्रुप बनाया और मैंने कहा कि भैया तुम्हारा ऑडिट करवाने का काम है। हर साल कंपनी का ऑडिट होगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे डायरेक्टर सीए से बात नहीं करने वाले, सब क्वेश्चन पूछ रहे, पता चले भैया ये डायरेक्टर सीए के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि ऑडिट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अकाउंट्स बैलेंस शीट को लेके जो भी बातें होगी इनको देखा जाएगा। बाकी डायरेक्टर को पूछना है तो किससे पूछेंगे? इन डायरेक्टर से पूछेंगे, क्योंकि इनको हमने क्या काम दे रखा है? ऑडिट से रिलेटेड। तो इसे हम बोलेंगे ऑडिट कमेटी। उन 4 डायरेक्टर को मैंने क्या काम दे दिया? क्या लिखा हेडिंग? हमारी कंपनी का ना, सारे एम्प्लॉय का ना रेम्यूनरेशन सही टाइम पर, सही सैलरी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम मैंने उन 4 डायरेक्टर को दे दिया। तुम नोटिस करो मैंने बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है अलग अलग कमिटी बना के। इन 4 डायरेक्टर को क्या डेलीकेट का क्या काम डेलीकेट किया गया? ऑडिट से रिलेटेड। उन 4 को क्या हुआ? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन। उन 4 को क्या दे दिया? शोल्डर के रिलेशन तुम्हें मेंटेन करना है। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं, काम डिवाइड कर दिया जाता है, डेलीकेट किया जाता है और ऐसे कमिटीज बनाई जाती है। पब्लिक कंपनी को बोलते हैं भैया तुम्हें तो ये सारी कमिटीज बनाना कंपलसरी, और प्राइवेट कंपनी को बोला भैया तुम लोग प्राइवेट ही लोग हो, इतने ज्यादा लोग हो नहीं, हजार हजार से ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं,
बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए पब्लिक कंपनी को बहुत सारी कमिटीज बनानी पड़ती है, प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? विजिल मैकेनिज्म। अब ये विजिल मैकेनिज्म क्या होता है? हो सकता है इस कंपनी में कोई एम्प्लॉई हो, वो एम्प्लॉय डायरेक्टर भी खुद हो सकता है, ठीक है? ये सारे के सारे डायरेक्टर मिलकर, ये वाला जो डायरेक्टर है हमारा प्रत्यक्ष डायरेक्टर है, इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, लेकिन एग्जाम्पल कि इसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, तो ये जाकर क्या करेगा, शिकायत करेगा। किसे शिकायत करेगा? इन्होंने कहा कि हमने एक सिस्टम बनाए, एक सिस्टम में जाके क्या करेगा, शिकायत करेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में, उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी ओनली इफ इट इज, क्या लिखा है, बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ, कितना एक्सेस? इसका मतलब ये है, विजिल मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसको इन्फॉर्म किया जाता है अगर किसी के साथ कुछ भी अनफेयर अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो उस सिस्टम में जाके शिकायत करने का, दैट वाज विजिल मैकेनिज्म। ये समझ में आया? हर पब्लिक कंपनी को बनाना है, ये सिस्टम बनाना है, और प्राइवेट कंपनी को भी बनाना है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को कब बनाना है, जब उन्होंने क्या ले रखा हो, बैंक से जाकर लोन ले रखा हो, बोरिंग ले रखी हो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कितने तक की ले रखी हो, 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की, तो ये सिस्टम बनाना कंपलसरी है। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी जिसका बोरिंग इससे कम है, उन्हें ये सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बोरिंग लिया इतना ज्यादा तो ये शो करता है कि आपकी प्राइवेट कंपनी छोटी मोटी प्राइवेट नहीं है, आपकी कंपनी क्या है, बड़ी प्राइवेट कंपनी। और अगर बड़ी प्राइवेट कंपनी तो बनाओ ये सिस्टम, क्योंकि हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ गलत हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तो छूट क्या है, प्राइवेट कंपनी को है, लेकिन जिसका बोरिंग 50 से कम हो। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? दो टाइप के ऑडिट होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। समझना, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा ऑडिट। सीए काम कर रहा है, अभी अकाउंट्स के ऑडिट की बात हो रही है, ठीक है? सीए काम कर रहा है, जॉब वाला सीए, कंपनी के सारे अकाउंट्स उसने प्रिपेयर करे। उसको मालूम है कि एक्सटर्नल प्रैक्टिसिंग सीए आकर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ होगा तो उसको निकालेगा। तो इससे पहले वो एक्सटर्नल ऑडिट हो, इससे पहले क्या किया जाता है, इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है। इंटरनल ऑडिट में कुछ भी अगर गलती वलती हो रखी है उसे ठीक कर दो, ताकि एक्सटर्नल ऑडिट में वो सारी गलतियां ना निकले। बस हमने क्या बना दिए, और स्टेजेस बढ़ा दिए, ताकि आपकी बैलेंस शीट, आपका जो भी इनकम स्टेटमेंट, ये सब बहुत बेटर है, चेक होकर अच्छा रिजल्ट निकले, ठीक है? तो इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 बोलता है, ओनली प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है, 200 करोड़ और मोर, प्रीसीडिंग फाइन, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, लोन कितना ले रखा है बैंक से उसने, एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर। इसका मतलब अगर इससे नीचे है, इससे नीचे, तो इंटरनल ऑडिट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इंटरनल ऑडिटर आएगा और इसे क्या करेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा आपको इंटरनल ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट करेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? लास्ट सेटिंग क्या लिखा है? अभी मैंने कमिटी बनाई थी, ऑडिट कमिटी बनाई, फिर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाई, शेयरहोल्डर कमेटी बनाई, और ये वाली कमेटी क्या बना दी मैंने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या काम रहेगा इसका, समाज सेवा। भैया तुम 4-5 डायरेक्टर, तुम देखो कि कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही कि नहीं हो रही, तुम स्टेक होल्डर का रिलेशन देखो, तुम ऑडिट देखो, तुम भाई रेम्युनरेशन देखो, सबको टाइम पर सही रेम्युनरेशन मिल रहा है कि नहीं। कुछ नहीं, डायरेक्टर के काम से भाई। इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई सेक्शन 135 अगर रीड करोगे, कंपनी, कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओनली 2 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड, क्या करना है, पढ़ो क्या बोलता है, रीड करके मुझे बताओ। ज्योतिष का बेटा फोन छोड़ दे, चलो पढ़ो, अब बताओ जल्दी, क्या लिखा है, क्या छूट मिली इसे, छूट मुझे समझ सी नहीं आई क्या लिखी थी। 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी तो है, कमिटी को मना नहीं कर रहे, बस उन्होंने बोला आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपने रखा ही 2 डायरेक्टर है ना, तो जो आपकी सीएसआर कमिटी होगी उसमें 4-5 रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी प्राइवेट कंपनी है, 2 ही है, तो हम आपको अलाउ कर देंगे, 2 से काम चला लेंगे। ये छूट थी इनके लिए, अदरवाइज नहीं तो और डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते। समझ में आया? पक्का? क्या पढ़ा हमने, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या छूट मिलती है, ठीक है? और एक बार प्लीज, हाँ पनस बोल बेटा। बस वही मैं कह रही हूँ, क्यों बोला है पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो लग रहे हैं सब, हम बोल रहे हैं ना, हेडिंग क्या बोलता है,
प्राइवेट कंपनी को क्या प्रिविलेजेस मिल रहे, तो हम कंपेयर करके ही बता पाएंगे कि देखो पब्लिक कंपनी को इतना सरदर्द है, प्राइवेट को ये सब नहीं है। तो कंपैरिजन करके ही बता पाओगे। हाँ, अब एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। अब आते हैं लिखने के प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन एक आता है जिसमें आपको लिखना पड़ जाता है प्राइवेट कंपनी को क्या प्रिविलेजेस, तो क्या सबसे पहले आपकी हेडिंग नहीं बननी चाहिए? क्या होगी हेडिंग? प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ऐसे हेडिंग बनाओगे, ठीक है। अब फिर हेडिंग के नीचे बिल्कुल लिखना चालू कर देंगे पॉइंट वाइज? नहीं, बचपन से पढ़ते थे, है ना, फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स, जो भी हम बताने वाले प्रिविलेजेस से बताओगे, फिर 2 लाइन तो लिखोगे कम से कम, फिर आएगा पॉइंट नंबर 1, हेडिंग डालोगे। हेडिंग क्या डालोगे? इजी टू फॉर्म। अब अंदर का कंटेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी इजीली फॉर्म हो जाती है, हमें पब्लिक कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोल दिया इजी टू फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म से कंपेयर करो, क्या इजी है? पार्टनरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करो, क्या इजी है? सोल प्रोप्राइटर। तो भाई इजी है, लेकिन कैसे माने इजी? भैया कंपनी बनाना तो इजी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन इजी है, इसलिए ये लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा है? इन्होंने बोला ऑल्टरेशन। आप बोलोगे कि अगर ये पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के ऑल्टरेशन में ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, लिखोगे कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में फॉर्मेलिटीज कम है। मतलब आपके हर एक कंटेंट के अंदर बार बार आपको बताना पड़ेगा कि पब्लिक कंपनी में ऐसा और ऐसा प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, और आपकी बुक का भी प्रेजेंटेशन यही है। समझ में आया? बन सकते, अगर एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन तो लिख सकते, लेकिन अगर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट सिंपल प्लेन क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो मैं कहूंगी इन पॉइंट से वे ज्यादा और भी पॉइंट्स है, जैसे दिमाग में इसको एक बार छोड़ दो, क्या पॉइंट्स आ रहे उसकी डेफिनेशन से निकालो पॉइंट्स। सबसे पहला हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? रिस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफर को लेकर, इसमें नहीं है। दूसरा क्या था? लिमिटेशन है, इसमें नहीं है। और बताओ? प्रोहिबिशन है। और फिर डायरेक्टर, मतलब समझ रहे हो ना, आपको ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस आपको छूट में ज्यादा, क्योंकि आप जैसे बोलोगे ना तो आपको पब्लिक कंपनी को लेकर इतना समझाना पड़ेगा, और फिर क्या बताओगे? नहीं है प्राइवेट में। फिर इतना बताना पड़ेगा, नहीं है, ठीक है। तो उससे ज्यादा अच्छे पॉइंट्स ऑलरेडी हैं आपके पास, इसलिए इन लोगों, अगर नहीं है तब तो ये भी चलेगा, ये लास्ट आपका है ना, होप होनी चाहिए। विजिल मैकेनिज्म में इन्होंने क्या बोला? देखो लिमिट देकर वो क्या कह रहे हैं कि वो प्राइवेट कंपनी जिसका बोरिंग कितना है, 10 करोड़ है, उसको छूट है। मतलब कि सारे प्राइवेट कंपनी को छूट नहीं दी है, जहां जहां लिमिट दे रखी है, दैट मीन्स क्या होल प्राइवेट कंपनी को छूट मिली है? क्या नहीं। इन्होंने कहा कि भैया प्राइवेट कंपनी को छूट तब मिलेगी जब उनका लोन कितना होगा, 50 करोड़ से कम होगा। कम होगा तब मिलेगी ना छूट, ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगी। तो पूरी कंप्लीट तरीके से छूट नहीं, इन छूट को हम पार्शियल छूट बोलते हैं, लेकिन है तो छूट। कहीं कहीं कंप्लीट छूट दे रखा है और कहीं कहीं क्या दे रखा है? पार्शियल छूट। तो ये पार्शियल छूट में आता है, इसलिए लिमिट दे रखे। हाँ हाँ, ये कह रहे देखो प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट कंपनी देखो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लॉजिक क्या है मुझे बताओ? लॉ बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? हमें इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, किसका? पब्लिक का। प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है, इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस कम। अब विजिल मैकेनिज्म क्या बोलता है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है तो जाके शिकायत करने का, ठीक है। तो ये कह रहे कि भैया छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में सारी चीजें इजीली दिख जाती है, समझ में आ जाती है। कहाँ दिखता नहीं है, कहाँ छूट जाता है, किसके साथ गलत हो रहा है? पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट, जिसका 50 करोड़ भी बहुत ज्यादा लिमिट है। मतलब प्राइवेट कंपनी भी आप बड़ी कंपनी हो, तो क्यों छूट ना जाए, कहीं दिक्कतें ना हो जाए, इसलिए हमने अलग से सिस्टम बना दिया, ठीक है। समझ में आया? अब जब हम पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पब्लिक कंपनी का मीनिंग। फिर मीनिंग के बाद ये लोग भी क्या बताएंगे? पब्लिक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद? एग्जेम्पशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज। प्राइवेट कंपनी पढ़ा, उसकी डिटेल में भी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने प्राइवेट कंपनी पनस क्या पढ़ा हमने? प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले क्या पढ़ा? पहले मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर क्या पढ़े? उसके लिमिटेशन थे, डिसएडवांटेजेस थे। हाँ हाँ, मैंने कहा ये पढ़ा था ना, है ना, हाँ। तो हमने उसकी बुराई करी, ठीक है, फिर उसकी अच्छाइयाँ।
तो सारे टॉपिक इतने डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो आ जाओ पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है पब्लिक कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अभी प्रिस्क्राइब्ड है क्या, नहीं प्रिस्क्राइब बोल दिया, सीजी के हाथों छोड़ दिया। फिर क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, डीम टू बी पब्लिक कंपनी, बोले तो वेरी गुड, ठीक है। रिलायंस कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी, आईटेक्स कंपनी प्राइवेट, ठीक। रिलायंस कंपनी ने क्या किया, आईटेक्स कंपनी को खरीद लिया, और आईटेक्स कंपनी उसकी क्या बन गई, सब्सिडरी। हम है तो प्राइवेट, लेकिन क्योंकि अब हम एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन चुके हैं, तो हम भी पब्लिक कंपनी कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है, पक्का। चलिए, अब ये अलग अलग तरीके से एक ही बात को समझा रहे, ये पूरा पोर्शन जाएगा रीडिंग में। एग्जाम्पल दे रहे भैया, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये पूरा नाम दे रखे हैं, ठीक है, बीपीसीएल, देन कोल इंडिया, ये सब ऑल दीज आर एग्जांपल्स। नीचे आ जाओ, कैरेक्टर 6, हेडिंग हेडिंग से ही समझ में आता जाएगा। पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जरा बताओ मिनिमम कितने होते हैं, 3, मैक्सिमम कितने होते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा कर सकते हो। ये लिखा है 3 डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर, मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, लेकिन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, वही घिसी पिटी बात है, ठीक। नेक्स्ट, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ऑब्वियसली कितनी लिमिट होगी, जितना शेयर खरीदा है उतना ही कंट्रीब्यूशन। एक्सेप्शन, इन्होंने कहा कि भाई मेंबर की लाइबिलिटी जनरल रूल तो क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन कभी कभार अनलिमिटेड हो जाएगी। बताओ कब होगी, जब मेंबर 7 थे और 7 से आपने कम कर लिए, 6 महीने का मौका। फिर वही सारी बातें उन्होंने कहा कि भाई बिलो 7 अगर हो गया तो 6 महीने का मौका दिया, फिर हम लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे उसके बाद। प्राइवेट में 2 और इसमें 7, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है, कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, अनलिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, क्या पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वेरी गुड। ये क्या लिखा है, चलो लाइफ स्पैन बोले तो क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड, परपेचुअल सक्सेशन बोल रहे हैं। कंपनी नहीं इफेक्ट होती अगर कंपनी का कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, भैया कंपनी में मेंबर शेयर होल्डर आते जाते रहेंगे, लेकिन इससे आपकी कंपनी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस ये लिखा है। बस उनके शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उनके लीगल हायर को, ठीक है। चलो ये सारी बातें लिखी उन्होंने। नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइनेंशियल प्राइवेसी होती है कि नहीं होती है, नहीं होती, किसी का भी देख सकते हो भाई एमसी की वेबसाइट से, ठीक है, वेरी गुड। कैपिटल, इशू शेयर टू द पब्लिक थ्रू स्टॉक मार्केट। अब आप अगर पब्लिक हो, लिस्टेड हो, तो स्टॉक मार्केट में शेयर इशू कर कर मार्केट से पैसा उठा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग खत्म। देखो ये डिफरेंस बिटवीन ही आ गया जो पनस ने पूछा था, ठीक है। तुम लोग बताते जाना, मैं बस हेडिंग पूछूंगी, ठीक। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, पहला पॉइंट क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट में मैक्सिमम कितने, 200 और अनलिमिटेड। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्टेड और फ्रीली। प्रोस्पेक्टस किस में आता है, पब्लिक में। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 और 3, मालूम है ना, 2 किस में, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, कुछ रोटेशन रोटेशन होता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। चलो थोड़ा थोड़ा याद है बच्चा। डायरेक्टर, डायरेक्टर को क्या कर रहे, रिटायर कर रहे, और जो ये रिटायरमेंट कर रहे वो क्या दे रहे, रोटेशन। पहले तो डायरेक्टर को रिटायर करिए, डायरेक्टर को क्यों रिटायर कर रहे हैं भाई, नहीं होना उसे रिटायर, एज हो गई है उसकी, है ना, काम सही से नहीं कर रहे ज्यादा टाइम से कंपनी में। हम चाहते हैं कि भैया हमारे पैसे, जनता के पैसे किसके हाथ पर है, डायरेक्टर के हाथ पे। ये डायरेक्टर बहुत सालों से इस कंपनी में लगातार काम कर रहा है, इस डायरेक्टर को थोड़े थोड़े टाइम पे हम क्या करेंगे, रिटायर करते रहेंगे। क्यों रिटायर करते रहेंगे, रिटायर करना इसलिए जरूरी है ताकि वो कंपनी का, है ना, ज्यादा फेवर करने लगेगा, ज्यादा सगा हो जाएगा कंपनी के, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, रिटायर करना पड़ता है। जो ऑडिटर होते हैं ना, चाहे वो सीए ऑडिटर हो चाहे वो सीएस ऑडिटर हो, इन सबके साथ भी यही गेम होता है कि भाई ये ज्यादा सगे बन जाएंगे और कंपनी के अंदर की चीजें छुपाएंगे, तो इनका भी क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। हाँ मिनिमम टाइम में होता है, बता रही मैं, ठीक है। यहाँ लेकिन अभी डिटेलिंग नहीं दी है, यहाँ बस थोड़ा सा जिस्ट बता रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी
प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, उनको रोटेशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि तो प्राइवेट कंपनी है ना। रोटेशन की बात किस में होगी? पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्राइवेट में, पब्लिक में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, उसकी डिटेलिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत सीएससीटी में तुम लोगों को याद आ रहा हो, 2/3 है ना, 1/3, वेरी गुड। लेकिन डिटेल पढ़ेंगे। कोरम क्या होता है? कोरम मिनट्स होता है वो। इसकी गाड़ी बिल्कुल ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागती रहती है। कोरम क्या होता है? हाँ वो मिनट्स था वो तो। कोरम बताओ, कोरम बताओ। नहीं, थोड़ा बहुत याद है। टाइम। थोड़ा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है तुम लोग को। कोरम मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे ताकि हमारी मीटिंग आके कंटिन्यू हो सके। वापस हम सबकी मीटिंग हो रही है, दो बच्चे आए, क्या क्लास पढ़ाएंगे? मैं तो पढ़ाऊंगी। लॉ बोलता है, लॉ ने एक रूल्स बताया। लॉ ने बोला एक तरफ है भैया हमारी लिस्टेड कंपनी पब्लिक, और एक तरफ हमारी प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी को साफ बोला है, तुमने अपना एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल में जो तुमने लिमिट बताई है। मान लो मेरे कंपनी में 10 मेंबर है, प्राइवेट कंपनी, मेरी कंपनी में कितने मेंबर है? 10 मेंबर। मैंने अपना आर्टिकल बनाया, उस आर्टिकल में लिख दिया कि भाई एटलीस्ट मिनिमम 5 लोग रहेंगे ना, मिनिमम 5 लोग रहेंगे ना तो मीटिंग होगी। ये मैंने अपने आर्टिकल में लिखा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड हायर नंबर, अगर आपके आर्टिकल में कोई हायर नंबर रखा है तो वो मानेंगे। मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या बताया, क्या आर्टिकल में लिखा मैंने? 5। मैंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा? 5। या फिर उन्होंने क्या बोला? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शेल बी कोरम ऑफ द मीटिंग। अगर आपके आर्टिकल में हायर लिखा है 5 मेरे एग्जाम्पल में, या फिर 2, तो उन्होंने कहा कि फिर हम आर्टिकल की बात मान लेंगे। अगर आपके आर्टिकल में हायर नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? कम से कम 2। 2 भी अगर रहेंगे तो भी चल जाएगा। किस केस में? प्राइवेट कंपनी। और मेरे एग्जाम्पल में अभी प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर थे, और 2 भी आएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप एक बार अपने आर्टिकल को जरूर से देखना। ठीक है, आर्टिकल में हायर लिखा है तो हम वो मान जाएंगे। मेरे आर्टिकल में क्या लिखा था? हायर। 2 लोग आए तो क्या मीटिंग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। वापस मैंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है? कम से कम मुझे 5 चाहिए। एक तरफ कंपनी लॉ, एक तरफ आर्टिकल। ठीक है, इन्होंने कहा हम कंपनी लॉ 2 बोलता है, कंपनी लॉ क्या बोलता है? 2। लेकिन कंपनी लॉ आपको पावर दे रहा है ना, बोल रहा है कि आर्टिकल में हायर लिख सकते हो। तो ठीक है, हम कंपनी लॉ की बात मान रहे हैं। वैसे तो 2, आर्टिकल को देखो, हायर लिखा है तो हायर मान लो। क्या मैंने हायर लिखा है? हाँ। मान लो मैंने 1 लिखा है, एक इंसान भी आएगा ना तो भी मीटिंग हो जाएगी। कंपनी लॉ क्या बोलता है? 2। कंपनी लॉ क्या बोलता है? 2। आर्टिकल को रीड करो, हायर लिखा है क्या? क्या लिखा था? 1 लिखा था ना। दूसरे केस में मैंने क्या लिखा है? 1 लिखा है, मानूंगी क्या? इन्होंने कहा हम आपके आर्टिकल को भाव कब देंगे? जब हायर होगा। वापस मेरी कंपनी में कितने शोल्डर है? मेरी कंपनी में कितने शोल्डर है? 10। क्लियर है? पहले बताओ। मैंने अपने आर्टिकल में सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, मैंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है? 5 लोग आएंगे तो मैं आगे मीटिंग कंटिन्यू करूंगी। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि मीटिंग आगे कंटिन्यू हो सके। अदरवाइज वहीं पे मीटिंग को एडजेंट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर नेक्स्ट डे पोस्टपोन किया जाएगा अगले हफ्ते। ठीक। केस नंबर 1, लॉ बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कितना है? 2। लेकिन अगर आर्टिकल में हायर है तो हायर मानेंगे। अब सिचुएशन समझो, मेरी कंपनी की मीटिंग होती है और यहां पर आता है 2 इंसान। 2 इंसान, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीटिंग आगे होगी कि नहीं होगी? कि मीटिंग कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आर्टिकल में बोल रखा था मिनिमम 5। चलो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज। सिचुएशन बोलती है अब, सिचुएशन नंबर 2, 10 शेयर होल्डर है, वैसे ही 10 शेयर होल्डर है। आर्टिकल में लिखा है 1। आर्टिकल में कितना लिखा है? 1। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? 2। अब मेरी यहां पर, हमारे यहां पर कितने लोग प्रेजेंट होते हैं? 1 प्रेजेंट होता है। मीटिंग में कितने लोग आते हैं? 1। मीटिंग का 1 में हो सकता है क्या कभी? वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अगर मैंने लिखा है 1 और 1 आता है, क्या मीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब आर्टिकल को तब सुनेंगे जब वो हायर देगा। ठीक है, सिचुएशन चेंज। हमने आर्टिकल में लिखा है 2 लोग होने चाहिए,
ठीक है, 10 शेयर होल्डर है, आर्टिकल में 2 ही लिखा है, कंपनीज एक्ट भी 2 बोलता है, और आए भी 2 है, हाँ हो जाएगी सारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर सबसे सही ये है, अगर हायर दे रखा है तो हायर भी आने का, 2 आएंगे तो काम चलने वाला नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी समझ में आए? पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। इन्होंने कहा भैया अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं, 1000, समझना, अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं, 1000, ठीक है, 1000 से कम, या फिर आपकी कंपनी में 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 तक, मतलब यहाँ पे अप टू 1000 तक की बात हो रही है, और यहाँ पर 1000 टू 5000 की बात हो रही है, और लास्ट वाला क्या बोलता है, एक्सीड कर रहा है 5000। मतलब एक पब्लिक कंपनी में मेंबर्स बहुत सारे होते हैं। अब जब मेंबर बहुत सारे होते हैं तो इन्होंने कहा कि अगर आपका 1000 से कम है तो कितने मेंबर से काम चला लेंगे? कोरम में मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? 5। अगर 1000 से 5000 के बीच में है तो कितने होने चाहिए? 15। या फिर 5000 से ज्यादा है तो कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? 30। एक मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए बीइंग अ सीएस, जब आप मीटिंग कंडक्ट करवाओगे तो आप ही को इस चीज का ख्याल रखना है कि भैया हमारी कंपनी में तो भाई 40,000 लोग हैं। अगर 40,000 लोग हैं तो मुझे बताओ मीटिंग में हमें कितने मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट है? एटलीस्ट 30। बात समझ में आ रही है? 4000 है, बताओ मिनिमम 15। ठीक है, चलो वेरी गुड। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? पक्का? वापस पढ़ क्या रहे हैं? पब्लिक कंपनी का मीनिंग, फिर हमने क्या पढ़ा? पब्लिक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस। क्या लिखा है? अपने मन से भी बता सकते हो। क्या क्या फायदे बताओ जरा। शेयर इशू कर सकते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं, बैंक भरोसा करेगी भाई, इजिली लोन मिल जाएगा, ये सब लिखा है। पब्लिक इशू कर सकते हैं, प्रोफाइल अच्छी रहेगी, गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ग्रोथ, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी, बड़ी कंपनी को ज्यादा। हाँ, फिर क्या लिखा है? रिस्क भी क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, कम हो रहा है रिस्क। ज्यादा लोगों का शेयर अगर इन्वॉल्व है तो भैया रिस्क उठा लिया उन्होंने। नेक्स्ट क्या लिखा है? इजिली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो नुकसान भी है भाई। नुकसान नंबर 1 क्या लिखा है? स्क्रूटनी, गवर्नमेंट नजर रखती है भाई, जनता का पैसा लगाया आप में, इतने लॉज लगाए उन्होंने इसीलिए। सेकंड क्या लिखा है? कुछ भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, सारी चीजें क्या है? पब्लिकली अवेलेबल है, कॉम्पिटिटर तो देख लेंगे ना आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट। थर्ड क्या लिखा है? ओनरशिप कंट्रोल इश्यूज होते हैं क्योंकि आपका पैसा किसके पास रखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखा है मेंबर का, लेकिन रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, तो जिसका पैसा है उसके पास कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है? हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? वल्नरेबल मतलब क्या होता है? रिस्क। ठीक है, मोर रिस्क टू टेक ओवर, भैया जनता में फैले हुए हैं सारे शेयर्स, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हर कोई आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहेगा। अब ये टेक ओवर कैसे होगा? लालच देके, जनता तुम लोग हो, तुम्हारे पास मेरी कंपनी के शेयर है, मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई एक इंसान है उसे लग रहा है कि यार इस कंपनी को मुझे टेक ओवर करना है, टेक ओवर करने के लिए कितने परसेंट के शेयर होल्डिंग चाहिए होगी उसे? 51। लालच दिया तुमको, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अच्छा रेट दिया तुम्हें, बेच दिया तुमने उसे, एक ने बेचा, दूसरे ने पूछा, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, ऐसे करके बेच बेच के किसी बंदे के पास अगर कितने आ गए, 51% की अगर शेयर होल्डिंग आ गई है, दैट मीन्स क्या होगा? वो ओनर बन गया। ठीक है, तो टेक ओवर होने के भी रिस्क होता है। अब इन्होंने यहाँ पे टॉपिक खत्म किया। मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आए? अब मुझे बताओ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिख लो, हर चीज की हेडिंग होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का रूल नंबर 1, हर चीज की हेडिंग, और रूल नंबर 2 ये बताएगा अभिजीत, पॉइंट्स में किसी का भी आंसर अगर मुझे पॉइंट्स में नहीं दिखा बच्चा मैं कट कर दूंगी। पॉइंट्स मस्ट है, ठीक है, हेडिंग मस्ट है। जो भी है बताओ ना, हेडिंग बताओ ना। आप अपनी बुक का ही प्रेजेंटेशन अगर देखोगे, ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छे नहीं लगे, ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा आपको, हेडिंग बताया था फिर 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन, कहीं कहीं ये लोग हेडिंग बताना भूल जाएंगे, लेकिन हेडिंग फिर आप खुद से बना सकते हो। अगर नहीं बन रही हो तो मुझसे पूछो, हेडिंग बनाओ। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब
कुछ नहीं हो गया, पढ़ोगे। तबीयत खराब है, रेस्ट ले ले। चलो, क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी होती है। प्राइवेट होती है कि पब्लिक? प्राइवेट कंपनी होती है, ये पब्लिक कंपनी नहीं होती है। ठीक है। मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन बच्चों, मीनिंग लिखा है और इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। सबसे पहले एमसीए, जरा फुल फॉर्म बताओ एमसीए का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर टाइम टू टाइम अमेंड करता है डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की। क्या आपने भी ये नोटिस किया? स्मॉल कंपनी की अभी करंट की डेफिनेशन की लिमिट क्या चल रही है, बताओ जरा। पेड अप कैपिटल कितना? 4 करोड़। सीजी चाहे तो, ये सीजी क्या है? एमसीए क्या है? गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो समय समय पे ये लिमिट बदल सकती है, समय समय पे वो लिमिट बदल कर मैक्सिमम कितनी कर सकती है? 10 करोड़। और ये डेफिनेशन हम कब से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसी चैप्टर में भी ऊपर पढ़ा था, फिर से पढ़ा रहे हैं ये लोग। टर्नओवर कितना हो गया? 40। सीजी चाहे तो क्या कर सकती है? 100 करोड़ कर सकती है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बस वो इसी को जस्टिफाई कर रहे। रीजन बताओ, क्या लॉजिक होगा? ये डेफिनेशन की लिमिट इतनी बढ़ाती क्यों जा रही है? लॉजिक बताओ जरा मुझे। इन्फ्लेशन। सरकार चाहती है हम स्मॉल कंपनी का दायरा जितना बड़ा करेंगे उतने ज्यादा लोग स्मॉल कंपनी बनकर फायदा उठा पाएंगे। हम प्रमोट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भैया हर कोई प्राइवेट सॉरी हर कोई स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर हो, और हम जो यहाँ पे स्मॉल कंपनी को बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, उन्हें वो बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि अगर उन्हें बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो वो ग्रो करेंगे, वो ग्रो करेंगे तो भैया हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभार ऐसी एक लाइन दे दी जाएगी कि भाई एमसीए समय समय पे क्या कर रही है? डेफिनेशन चेंज कर रही है। तो अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आ गया, यही सेम लाइन आई गई और आपको बोला कि इलैबोरेट करो, क्वेश्चन मार्क। कैसे होगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? सबसे पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दोगे। ठीक है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आप बताओगे भैया 4 करोड़ जो 10 करोड़ हो सकती है, क्या बताओगे? 40 जो 100 हो सकती है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने दे दिया। अब जैसे आपने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे दी, फिर बस दे के खत्म नहीं करना है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। लाइटनिंग द कंप्लाइंसेस ऑफ द बर्डन, हम क्या करना चाहते हैं? हमारी सरकार क्या करना चाहती है? बर्डन को कम करना चाहती है, क्योंकि स्मॉल कंपनी होगी तो बर्डन कम है ना। अगर मैं स्मॉल कंपनी के भी आपको एग्जाम्पशंस पढ़ाऊंगी तो आपको प्राइवेट कंपनी जैसे ही एग्जाम्पशंस दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ स्मॉल कंपनी को बहुत छूट मिल रखी है। तो हम कम करना चाहते हैं उनका बर्डन, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें कवर हो। दिस मूव द बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप्स इंडिया। किसे फायदा देना चाहती है? उन स्टार्टअप कंपनीज को फायदा देना चाहती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहती है। बात समझ में आई? पक्का? डेफिनेशन फिर से रिपीट। स्मॉल कंपनी, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं ये लाइन लिखना। स्मॉल कंपनी मींस वो कंपनी जो क्या है? प्राइवेट है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी नहीं है, ये बात लिखना। फिर उसके बाद ये पेड अप और टर्नओवर, और इसके बीच में भी क्या होना चाहिए? ये जो छोटा सा छुपा के एंड लिखे है ना, ये आपका हाईलाइट फॉर्म में एंड होना चाहिए। दोनों पॉइंट्स, दोनों कंडीशन के बीच में क्या है? एंड है और नहीं। ठीक, साफ लिखा है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, सेक्शन 8 को नहीं, स्पेशल एक्ट को नहीं। एडवांटेजेस वही घिसी पिटी बातें। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या समझते हो इससे? नॉर्मल कंपनी को क्या करने पड़ते हैं? ज्यादा नंबर ऑफ मीटिंग्स, स्मॉल कंपनी को कम। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? क्या मतलब होगा उसका? इजी कंप्लाइंसेस। बच्चों जैसे प्राइवेट कंपनी को बहुत छूट मिली है ना, ऐसे ही स्मॉल कंपनी को भी बहुत छूट, कंप्लाइंसेस बहुत ही कम। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? कौन सी क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे? 12th में, 12वीं में बनाई है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। इन्होंने क्या बोल दिया? स्मॉल कंपनी, तुम्हें वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्लाइंसेस कम कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस कम। सीधी सी बात है बच्चा, आपकी कंपनी ही कम है, उसमें इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन दिख ही नहीं रहे। जब ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहे तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मत बनाओ। नेक्स्ट क्या लिखा है? इसे पढ़कर तुम्हें थोड़ा बुरा लगने वाला है, फिर से रीड करो। ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? लेसर नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल्स। ये नीचे उन्होंने ये पॉइंट समझाए हैं, और जरा पढ़ो। सेवेंथ वाला पॉइंट है वो, जो वो वहां पर सेटिंग है। रीड करो क्या लिखा है। बुरा लग रहा है क्या? इतनी गलत भी नहीं है।
स्कोप कम हो रहा है ना? गलत लग रहा है भाई, बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे, हमारा काम क्यों कम किया? बात ये है, वो ये कह रहे कि आपको हमने बहुत सारी चीज से छूट दी है, तो हम आपके सर पे बर्डन नहीं देना चाहते। ठीक है। अब आप में लॉ लग ही नहीं रहा है, तो फिर सीएस अपॉइंट होकर क्या करेगा भाई? क्या ये बात समझ में आ रही है? जब लॉ ही नहीं लग रहा तो सीएस तो लॉ ही कंप्लाई करवाने वाला था। तो हमने आपके कंप्लाइंसेस कम कर रखे हैं, इसलिए इन प्रोफेशनल्स के सर्टिफिकेशन की भी आपको समय समय पे जरूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल कंपनीज को है, स्मॉल कंपनीज को नहीं है, इनके कंप्लाइंसेस कम करें। हाँ, मैंने कहा कुछ फॉर्मेलिटीज लगेंगी। ठीक है। मतलब जो एक नॉर्मल कंपनी को लगती है, जैसे हाँ उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड अप कैपिटल किसके होना चाहिए? 10 करोड़ के बाद कंपलसरी आता है, इसका है ही कितना? 4 करोड़। अदरवाइज जो स्मॉल कंपनी नहीं है वो प्राइवेट हो जाएगी, और प्राइवेट में फिर रखना पड़ जाएगा। हाँ, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के लिए प्रैक्टिसिंग आएगा, जॉब वाला नहीं रहेगा। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है? एब्रिज वर्ड का मतलब बताओ, लिख लो। शॉर्ट। एब्रिज्ड, ये वर्ड बार बार आएगा। इस वर्ड का मीनिंग एब्रिज मतलब क्या होता है? शॉर्ट। बुक नहीं लाए क्या अभिजीत? क्या करते हो यार, बुक आ गई ना तेरी तो। और किस किस की बुक आ गई है बच्चों? शैली जुड़ गई, चलो। तूने रजिस्ट्रेशन कब करवाया था? लास्ट में करवाया था, मतलब लास्ट ही करवाना चाहिए। लास्ट वालों की आ रही है, बताओ। आती होगी, ऑन द वे होगी। चलो, एवरेज का मतलब क्या है? एनुअल रिपोर्ट लंबी चौड़ी नहीं देने की जरूरत है, शॉर्ट। बस हेडिंग हेडिंग बताओ क्या लिखा है। बच्चों बुरा लगने वाला है, पढ़ो। मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी, तुम लोग पढ़ो। तुम लोग पढ़ो। पढ़ो, मुझे बताओ। और प्रॉपर नाम लिखा है। क्यों बच्चा ऐसा? क्योंकि 4 करोड़ है ना। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी? 4 करोड़। तो भाई वो हमारे लायक नहीं है। छोड़ो, छोटी मोटी कंपनी है। ठीक है, चलो। एनुअल रिटर्न, लेकिन एक बात मैं बता दूं बच्चों, एनुअल रिटर्न में सीएस के साइन कंपलसरी होते हैं। स्मॉल कंपनी को छूट मिली है, बाकी तो है हमारे साइन इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। साइन बाइंड दी कंपनी सेक्रेटरी, अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर से काम चला लेगी। चलो। बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पूरी रिपोर्ट सीएससी काम करके देगा। अब यहां इन्होंने कहा बोर्ड रिपोर्ट जो होगी स्मॉल कंपनी की, वो क्या होगी? एब्रिज्ड, बोले तो शॉर्ट। एक नॉर्मल कंपनी को ना बहुत सारे 20-30 पॉइंट्स ऐड ऑन करने होते हैं, और एक स्मॉल कंपनी को ना बस इतने ही पॉइंट्स ऐड करने। ऊपर ऊपर से फटाफट पढ़ेंगे। अगर आपने एनुअल रिटर्न दे रखी है तो उसका वेब एड्रेस, कि आप ऑनलाइन कैसे एनुअल रिटर्न देख सकते हो, आपकी मीटिंग कितनी हुई है ये बताओ, डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटमेंट दो। आपकी कंपनी में ऑडिटर आया था क्या, उसने कोई फ्रॉड देखा, रिपोर्ट किया, बता दो। ऑडिटर को कुछ गड़बड़ लगा, कुछ रिजर्वेशन, कुछ एडवर्स रिमार्क ऑडिटर ने दिया, अगर ऐसा कुछ हो तो बोर्ड रिपोर्ट में बताओ। कंपनी के पूरे अफेयर्स बताओ। आपकी कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी है, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? जो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। अगर कोई डायरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हम 3 डायरेक्टर, ठीक है, रॉकी सर के भाई, उनके भाई के साथ आईटेक्स कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी। अगर आपकी कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अगर आप उनके साथ बिजनेस करें, तो वो हर किसी के सामने आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अलग से नजर रखी जाएगी। ऐसा क्यों बच्चों? क्या हो सकता है? रिलेटिव है, घपले हो सकते हैं भाई। हम देखेंगे किस प्राइस में खरीदा बेचा आपने। अगर आप उनसे माल खरीद रहे हैं तो आप दुनिया के सामने क्या दिखाओगे? बहुत महंगा खरीदा, और पैसे गपा लोगे। अगर आप कोई माल दे रहे हो तो आप उन्हें बहुत सस्ता दे रहे हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप मना नहीं कर रहे, बिजनेस उनके साथ कर सकते हैं, बस कह रहे डिस्क्लोज करो, हमें नजर रखनी है। ठीक है, चलो। तो बताना पड़ेगा आपको। फिर क्या बोला? पूरी फाइनेंशियल समरी बताओ। मटेरियल चेंजेस, मटेरियल बोले तो इंपॉर्टेंट कुछ भी चेंजेस होते हैं आपकी बिजनेस को लेकर, आपका बिजनेस पहले कुछ और था फिर कुछ और था, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने का। डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर,
कौन अपॉइंट हो रहा है, कौन रिजाइन कर रहा है, सब बताएंगे। डिटेल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑर्डर, ये ऑर्डर पास करने वाला कौन है, एनसीएलटी कोर्ट रेगुलेटर। किसी ने भी आपकी कंपनी के खिलाफ कुछ भी ऑर्डर पास किया, कुछ भी गलत केस जो हुआ था, उसको लेकर जो चीज है वो आपको आपको बोर्ड रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। और ये बोर्ड रिपोर्ट रखी जाएगी कहाँ, एजीएम। क्या है ये एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इस एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स आएंगे, तुम लोग सब आगे। तुम्हारे हाथ में क्या क्या होगा समझना, तुम्हारे हाथ में होगा बोर्ड रिपोर्ट, और बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी बातें। तुम्हारे हाथ में होगा बैलेंस शीट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो भी, ये सारी चीजें आपके हाथ में होगी। और ऐसे नहीं होता कि यहाँ पहले बैठोगे फिर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, आपके घर में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि इतना मोटा हो जाता है, यहाँ बैठे बैठे तो रीड करोगे नहीं, घर पे सेंड कर दिया नोटिस के साथ, पढ़कर आओ अच्छे से। मीटिंग में अब डिस्कशन होगा, क्योंकि आप घर से पढ़कर आ चुके हो, तो मीटिंग में आप क्रॉस क्वेश्चंस पूछोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मीटिंग में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें घर पे ही पहुंच चुकी है, घर से पढ़कर आने का, और यहाँ पे आके ओनली क्या होगा, डिस्कशन। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये बोर्ड रिपोर्ट घर पहुंच गई हो, घर में ये सब रीड करो, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस हुआ था तो सबको ये पता चलना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, किसकी बोर्ड मीटिंग चल रही है, टॉपिक क्या चल रहा है? सबसे पहले टॉपिक प्राइवेट कंपनी पढ़ा, फिर पब्लिक, ऐसे क्या है, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की बोर्ड मीटिंग, इन्होंने कहा भैया 2 बोर्ड मीटिंग एक साल में। बाकी लोगों को बोला जाता है एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग, 4। लेकिन क्योंकि आपकी छोटी कंपनी है, तो इन छोटी कंपनीज को बोला हमने, ज्यादा काम तो है नहीं, तभी तो छोटी है, बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है आपका, है ना, छोटा है, इतना पैसा नहीं है, तो मीटिंग भी आपकी कम होगी तो भी चलेगा। तो भाई आप ना पूरे साल में 2 मीटिंग भी करोगे चल जाएगा। 1 in every, क्या लिखा है, हाफ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। इन्होंने कैलेंडर बोला है, मतलब जनवरी से दिसंबर तक में 2 मीटिंग, और पहली मीटिंग आपकी कब हो जानी चाहिए, 1 every हाफ कैलेंडर। हाफ कैलेंडर मतलब कि जनवरी से जून, ये 6 महीने, इन 6 महीने में 1 मीटिंग, और दूसरी मीटिंग दूसरे हाफ ईयर में, ठीक है। लेकिन जो गैप होगा, नॉट लेस देन मिनिमम की मैक्सिमम, नॉट लेस देन मिनिमम की मैक्सिमम, नॉट लेस, इससे लेस नहीं तो मैक्सिमम होगा ना, कंफ्यूज हो जाते हो, चलो। मैक्सिमम 90 डेज का गैप, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई फॉर्मेलिटी के लिए लोग कर सकते हैं, जनवरी 1 तारीख को मीटिंग करी, जनवरी 2 तारीख को मीटिंग कर दी, 2 मीटिंग हो गई खत्म, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोला, पूरे साल भर में करना है ना, तो फर्स्ट हाफ में 1 मीटिंग और दूसरे सेकंड हाफ में, गैप इतना रखने का, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, नॉट लेस देन, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, रुको 1 मिनट, नॉट लेस, नॉट मोर देन, हाँ, ये लैंग्वेज कंफ्यूज ही करती है, लिखो ऐसा, मिनिमम गैप कितने का, गुड। चलो मिनिमम गैप कितने का, 90। तो इन्होंने साफ बोला भैया एक हाफ ईयर में एक और सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या कर दिया, आज और कल में मीटिंग कर दिया, कम से कम कितने गैप। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, बनता है ना, भूल तो नहीं गए, ऑपरेटिंग है ना, चलो वेरी गुड। क्लासिफाइड, उन्होंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्लासिफाइड स्मॉल कंपनी नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। ये क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ, चलो पकड़ते, ये ऑडिटर भी ना बहुत टाइम से एक ही कंपनी का क्या करा जा रहा है, ऑडिट करा जा रहा है, अकाउंट चेक कर करके वो कंपनी का बहुत ज्यादा सगा हो गया है, इसे भी हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्लासिफाइड स्मॉल कंपनी, इन्होंने क्या बोल दिया, क्योंकि तुम छोटी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी के लिए हमने क्राइटेरियाज रखे हैं, जैसे डायरेक्टर को लेके रखा था ना, डायरेक्टर तुम्हें भी हमें रोटेट करना है, हटाना है, ऐसे ऑडिटर के साथ भी होता है। तो साफ इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी नॉट क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी मस्ट, अगर स्मॉल कंपनी है तो भाई आपको रोटेशन नहीं करना। अगर आप प्राइवेट कंपनी लेकिन स्मॉल कंपनी नहीं हो, मतलब बड़ी प्राइवेट कंपनी हो, तो आपको क्या करना है, क्या लिखा है, एवरी कितने साल लिखा है, क्यों लिखा है ये यार, ये 5 और 10, कभी 5 और कभी 10, बता रही दोनों के बीच में और है,
समझना, आप सीएस हो, आपको प्रैक्टिसिंग करनी है, सिंगल कर सकते हो? कर सकते हो? कंपनी सेक्रेटरी एक्ट पढ़ा था सीएससीटी में एक चैप्टर, सिंगल सीएस प्रैक्टिसिंग कर सकता है? हाँ। पार्टनरशिप फर्म? हाँ। अगर आप सिंगल हो, ऐसे ही सीए में भी होता है, सिंगल सीए प्रैक्टिसिंग कर सकता है? हाँ। पार्टनरशिप फर्म कर सकता है? हाँ। एक सीए एक सीएस दोनों पार्टनरशिप फर्म? हाँ। ठीक है। अभी यहाँ पर अकाउंट्स की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? सीए की। अगर सिंगल सीए है जो सिंगल प्रैक्टिसिंग कर रहा है, तो बोला भाई तू सिंगल है, तेरे लिए 5 साल, 5 साल एक कंपनी में ऑडिट कर, 5 साल के बाद चेंज। अगर तुम एक फर्म हो तो एक कंपनी में कितने साल तक? 10 साल तक आप कर सकते हो ऑडिट। बात समझ में आई? तो जितनी बड़ी फर्म में अगर आप काम करोगे तो ज्यादा टाइम तक काम कर पाओगे। सिंगल काम करोगे तो बच्चे आप सिंगल ही हो ना सीए, सोल प्रोप्राइटर तो सिंगल आप काम करो, पार्टनरशिप में मतलब और भी सीए है ना, 10 सीए मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर 10 सीए मिलकर काम कर रहे हैं तो हाँ हम आपको 10 साल का समय देते। तो ये 5 और जो ये 10 का क्राइटेरिया है वो सोल और पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से दे रखा है, जो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं है, तुम्हें अपने ऑडिटर को बदलना है, लेकिन अच्छी बात समझना थोड़ा, समझ लो आईटेक्स का एक अकाउंट्स का पूरा एक सीए देखता है, तो कितने टाइम तक देख पाएगा? 5 साल बाद। 5 साल बाद उसे क्या लेना पड़ेगा? ब्रेक। फिर मुझे दूसरे सीए को अपॉइंट करना है, मुझे तो ऑडिट हर साल कराना है, बस मैं क्या करूंगी, दूसरे प्रैक्टिसिंग सीए को अपॉइंट करूंगी कि भैया अब तू आकर ऑडिट कर। जैसे उसके 5 साल खत्म तो वापस से पहले वाले को बुला सकते हैं। इन्होंने कहा लगातार एक कंपनी में काम नहीं करना, ब्रेक लेकर वापस आ सकते हैं। और ब्रेक कितने का होगा? वो भी 5 साल का होगा। तो 5 साल एक सीए ने काम किया, ए सीए ने काम किया, 5 साल का ब्रेक लिया, बी आ गया, 5 साल के बाद वापस से मैंने ए को बुला लिया, खेलते रहो फिर एक दो से। हाँ। हाँ, स्मॉल कंपनी में बोला और प्राइवेट कंपनी में। अब थोड़ा सा समझेंगे क्या है स्मॉल कंपनी, जरा डेफिनेशन बताओ। स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी ही है, स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर मैं बोलूंगी ये पूरा का पूरा क्या है? प्राइवेट कंपनी, तो इतना पोर्शन क्या होगा? स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो इन्होंने कहा कि सब है तो वैसे प्राइवेट ही कंपनी, लेकिन तुम उसका एक छोटा सा पार्ट। तो वो प्राइवेट कंपनी बता रही, वो प्राइवेट कंपनी, पहला वाला, वो प्राइवेट कंपनी जो क्लासिफाइड है एज अ स्मॉल कंपनी, ठीक है, तो नॉट, वो नहीं करेगी। अब क्या बोला? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट क्लासिफाइड, जो स्मॉल कंपनीज नहीं है, तो मतलब वो किसकी बात कर रहे? ये वाले रिमेनिंग लोगों की, जो स्मॉल कंपनी नहीं है, उनको बोल दिया है क्या करना पड़ेगा आपको? मस्ट बी रोटेट देयर ऑडिटर। समझ में आया? ठीक है, चलो। फिर वो डिटेलिंग लिखी, उस डिटेलिंग में अभी नहीं जाने का। बच्चों मर्जर समझते हो? क्या होता है मर्जर, जरा बताओ। चलो ठीक है, 7 पॉइंट समझ में आ गया। 6 वाला पॉइंट हेडिंग रीड करो। छोटी कंपनी हो ना, पेनल्टीज भी कम लगेगी, जितनी नॉर्मल को लगती है उससे हाफ लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे इतने नहीं है ना, आपके पास कंप्लाइंसेस इतने नहीं है ना, तो आपकी पेनल्टी भी थोड़ी सी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे। ठीक। एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं? बोलो मेरे नलायक को। बस ये लास्ट टॉपिक क्या लिखा है, हाइलाइटर क्या क्या है बताओ, जो बस हाईलाइट है उसे रीड करो। टू और मोर स्मॉल कंपनी, क्या लिखा है? फास्ट ट्रैक मर्जर। पहले नॉर्मल मर्जर बताओ क्या होता है? दो कंपनी आपस में, एक तरफ ये कंपनी करती है दूसरी तरफ ये कंपनी, दोनों कंपनी कह रही है साथ में मिलकर काम करेंगे, डन। अगर ये दोनों नॉर्मल कंपनी है तो मर्जर होगा इनका, लेकिन तुम भी स्मॉल कंपनी हो, तुम भी स्मॉल कंपनी हो, जब दो स्मॉल कंपनी आपस में मर्ज होती है तो उनको मर्जर की जगह क्या लिखा है? फास्ट ट्रैक मर्जर। क्लिक करो, बस पढ़कर रीड करके समझो फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होगा, बस इतना ही, जल्दी मर्जर होना। ठीक है। नॉर्मल कंपनीज अगर होते हैं तो 20 फॉर्मेलिटी, लेकिन अगर दोनों स्मॉल कंपनी है तो फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी कम, 5-10 में ही आपका क्या हो जाएगा? मर्जर हो जाएगा। तो बस ये लिखा है, छोटी कंपनीज का मर्जर होगा तो आपको नॉर्मल मर्जर के लॉन्ग रूट से नहीं जाने का फास्ट ट्रैक रूट मिलेगा। स्मॉल कंपनी के क्या पढ़े थे हमने? क्या पढ़ा? एडवांटेज बोलेंगे, जैसे प्राइवेट कंपनी के वो छूट एग्जामेशन वही सब एक है, सेम यहाँ पे भी स्मॉल कंपनी। फटाफट, पहला क्या था? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसमें ये बोला है एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त सीएस के साइन की जरूरत नहीं है।
यही बोला है ना, डायरेक्टर से भी काम चला लेंगे। बोर्ड रिपोर्ट नॉर्मल लोगों के लिए लंबी चौड़ी, तुम्हारे लिए बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एब्रिज्ड लिखा है। आपकी कॉपी जब आंसर लिखोगे तो उसमें ये नहीं लिखोगे शॉर्ट बोर्ड रिपोर्ट, नहीं, क्या लिखोगे, एब्रिज्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है, बाकी लोग को 4 और इन्हें 2। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, 2 केस है, इन्होंने क्या बोला है, हमें तो लेने देना स्मॉल से ही है, अगर आप स्मॉल हो तो रोटेशन की जरूरत नहीं है ऑडिटर की भी। नेक्स्ट, ये एक बीच का पॉइंट मैंने बताया, ये क्या है, जल्दी आपका मर्जर हो जाएगा, बाकियों की तरह समय नहीं लगेगा, और बाकियों की तरह आपकी पेनल्टी आधी हो जाती है। और ये क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, हम तो करेंगे काम, है ना, बोलेंगे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, तो आज हमने प्राइवेट, पब्लिक और क्या पढ़ा, स्मॉल कंपनी। ऐसे बस टॉपिक पकड़ पकड़ के हम डिटेल में जाते जाएंगे। देखो, तुम एक बात नोटिस करो, तुम्हारा मॉड्यूल ना बहुत रिपीटेशन करता है। ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, सेकंड चैप्टर की भी स्टार्टिंग में पढ़ी, और फिर से ये पहले डेफिनेशन ही बताकर डिटेल बताता है। क्यों इतना रिपीट कर रहा है, ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम लोग को याद नहीं होता है तो मैं क्या करूं तुम लोगों का, गधे हो। चलो बाय बाय बच्चों।